एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग हर टॉपिक में यूज होने वाला है और 12th में तो लगभग हर दिन ही यूज होगा। लगभग हर क्लास में एक आध बार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यूज हो ही जाएगा। इसीलिए अच्छे से समझिएगा कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली दिखाई देगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम क्या है कि अगर चीजें बदल रही हैं, सिंपली समझिएगा कॉन्सेप्ट। एक क्वांटिटी Q वेरिएबल है, अगर Q कांस्टेंट होता तो हमारे पास कोई फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला है। अब वेरिएबल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बस यही इंटीग्रेशन है। अगर वो चीज कांस्टेंट होती तो फॉर्मूला क्या है ये आपको पता है, वेरिएबल होगी तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये इंटीग्रेशन है। तो एग्जांपल जैसे वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये तो तभी ट्रू है जब स्पीड कांस्टेंट हो। लेकिन अगर स्पीड वेरिएबल है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम नहीं कर सकते। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर स्पीड वेरिएबल है विथ टाइम, अगर ये समय के साथ बदल रही है तो हम क्या करेंगे, उस टाइम को इतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे कि स्पीड अगर टाइम का फंक्शन है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, तो हम किसी भी t से t प्लस dt इस छोटे से इंटरवल के लिए बात करेंगे और इस छोटे से इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट मान लेंगे। तो इस छोटे से इंटरवल में जो डिस्टेंस आएगा उसमें मैं स्पीड इनटू टाइम लगा सकता हूं, क्योंकि इस छोटे से इंटरवल में कितना सा डिस्टेंस कवर अप कर पाएगा। और ये dt काफी छोटा है, जितना छोटा सोच सकते हो उतना छोटा। मतलब ये समझिए कि dt कितना है, 0.000 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स लास्ट में 1। ये dt इतना छोटा है। तो t से t प्लस dt के बीच में डिस्टेंस कवर्ड स्पीड इनटू टाइम मिलेगा। तो स्पीड का फंक्शन f ऑफ t, तो चूंकि स्पीड टाइम के साथ ही बदल रही है लेकिन टाइम में मैंने ज्यादा बदलाव नहीं दिया, टाइम में काफी कम चेंज है, तो इस छोटे से इंटरवल के लिए हम मान सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। और इस छोटा सा इंटरवल क्या है, dt। तो यहां जो डिस्टेंस मिलेगा वो भी छोटा ही मिलेगा। ध्यान दीजिए, इसको ऐसे नहीं ले सकते। क्यों, ये कितना भी बड़ा हो dt मल्टीप्लाई करके इसको बहुत छोटा कर देगा। तो ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, इसीलिए हम इसे s ना लिख के ds लिख रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, दोनों तरफ dd आएगा। ऐसा नहीं हो सकता जैसे वॉल्यूम लिखा है 4 पाई r स्क्वायर dr, तो ये वॉल्यूम की जगह d भी लिखा होना चाहिए। अगर इधर एक d है तो इधर d जरूर आएगा। एक तरीके से डायमेंशनल करेक्टनेस की तरह सोच सकते हो कि कभी ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ d है एक तरफ d नहीं है। इसीलिए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव d लिखते तो d ऑफ एक्स स्क्वायर 2x नहीं है, 2x dx, क्योंकि एक d इधर है तो एक d इधर होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि चीजें बदल रही थी इसलिए हमने ऐसे किया। अब जरा इसी में दूसरा देखिए, वेलोसिटी अगर x पे डिपेंड कर रही होती, अगर अलग अलग x पे अलग अलग वेलोसिटी होती, तो अब ये किसके साथ बदलाव है, x के साथ। तो हम क्या करेंगे, x को ही छोटे से हिस्सों में तोड़ लेंगे, x से x प्लस dx। इस छोटे से इंटरवल और dx भी इतना छोटा है। इस छोटे से इंटरवल के लिए तो x कांस्टेंट है, और अगर x कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट x है ये dx, इसके लिए स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये लिख सकता हूं। स्पीड कितनी है, स्पीड हमारी f ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, और टाइम कितना है, ध्यान दीजिए d कहीं नहीं आया तो dt। इस छोटे से इंटरवल को कवर अप करने के लिए, छोटे सी डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए जो टाइम लगेगा वो काफी छोटा लगेगा, तो अपने आप यहां dt आ जाएगा। और अब हम इसको इंटीग्रेशन
ये तो इंटीग्रेशन हम सीधे कर सकते थे, लेकिन यहां x है यहां t है, तो यहां आपको dx बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू dt ये लिख के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं जिनसे आपको ये काफी अच्छे से फील होगा कि इंटीग्रेशन हमें यूज कब करना है और कैसे करना है। हमेशा से हम एक फॉर्मूला देखेंगे, वो कांस्टेंट के लिए ट्रू है, वेरिएबल के लिए लगाना चाह रहे हैं तो हम उसको छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ देंगे। हाँ, इसी में एक और समझा देता हूं यहीं से कि जैसे मान लीजिए ये ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स का एक्स के साथ, मुझे ये एरिया चाहिए था। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाइट इनटू बेस होता है, लेकिन इसकी हाइट तो थ्रू आउट बदल रही है और ये रेक्टेंगल भी नहीं है, इसीलिए तो रेक्टेंगल नहीं है, तो इसकी हाइट थ्रू आउट बदल रही है। तो किसी भी एक्स पे इसकी हाइट अगर h होती तो ये हाइट x के साथ बदल रही है, तो आप इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बिल्कुल छोटा सा इंटरवल dx ले लूं, x से x प्लस dx के लिए बात करूं, अब तो मैं हाइट कांस्टेंट मान सकता हूं। तो इस छोटे से इंटरवल का जो एरिया होगा वो a नहीं dA होगा, और इसका आंसर हाइट इंटू डिस्टेंस। इस रेक्टेंगल का एरिया तो आप ये लिख सकते थे। और hx क्या है? f ऑफ एक्स dx dA इंटीग्रेशन। तो इनडायरेक्टली ये हमने ऐसा करके क्या कर लिया कि इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ लिया। और ये रेक्टेंगल की विड्थ क्या है? dx, और dx क्या है? जितना छोटा आप सोच सकते हो उतना छोटा। इसीलिए ऐसे एरिया निकालो या इसका एरिया निकालो, एरिया एग्जैक्टली बराबर आएंगे। तो ये हमारा तरीका है। ठीक, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। Example 1, if rate of fall of temperature of body depends on temperature difference of body and surrounding. Initially, body is at 60 degrees Celsius and surrounding at 20 degree Celsius, assume constant. ठीक है। If body cools to 50 degree Celsius in 20 seconds, find proportionality constant. डिपेंड्स मतलब यहां डिपेंड्स की जगह मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए। प्रोपोर्शनल। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब देखिए ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरह इसमें भी हमें वेरिएबल चुनने होंगे जो जो बदल रहा है। तो देखिए वेरिएबल क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर, क्या ये वेरिएबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब अगला देखते हैं वेरिएबल। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये तो पक्का वेरिएबल है, इसको मैंने नाम दिया टी। और एक टाइम वेरिएबल है, क्योंकि रेट ऑफ फॉल टाइम। तो इक्वेशन हमारी बनी कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर dt बाय dt, और फॉल लिखा है इसीलिए हम ये नेगेटिव।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट ले लिया k t माइनस 20। तो 20 कांस्टेंट था, इसको 20 लिखा, ये k कांस्टेंट है, हम जानते हैं सिर्फ t वेरिएबल है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था क्योंकि हमारा इक्वेशन से ही काम चल गया। माइनस k dt। अब लिमिट, जब टाइम की वैल्यू 0 थी इनिशियली टेम्परेचर था बॉडी का 60, जब टाइम की वैल्यू 20 सेकेंड थी तो टेम्परेचर आ गया 50। इसका किया log t माइनस 20, लिमिट छापी तो log 4/3 इज इक्वल टू माइनस k इंटू 20, तो माइनस से माइनस कट गया बाय 20 पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां क्या था, सीधे सीधे एक्सप्रेशन या रिलेशन लिखा हुआ था, हमें अलग से रिलेशन नहीं सोचना पड़ा। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2। तो देखिए सेटअप क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है एक्चुअली, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदल रहा है R0 1 प्लस अल्फा टी। देखिए R0 और अल्फा कांस्टेंट है, एक बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी का ईएमएफ या वोल्टेज कांस्टेंट है V। तो देखिए बैटरी से इसमें करंट जाएगा, लेकिन करंट जाएगा तो हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसीलिए वायर का मास m और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s दोनों दे रखी है। अब फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वायर एट टाइम t। तो इनिशियली टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, किसी भी टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा, और क्या कहा है, जो टोटल हीट इसके अंदर डेवलप होगी उसका 50% वायर खुद एब्जॉर्ब कर रहा है और 50% डिसिपेट हो जा रहा होगा। तो देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन, बस यहां लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ती है कि रेजिस्टेंस टाइम का फंक्शन है। जरा देखें वेरिएबल क्या क्या है, पहले देखते हैं। रेजिस्टेंस खुद एक वेरिएबल है, टेम्परेचर वेरिएबल है, करंट वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है। पावर का फॉर्मूला I²R। तो हीट डेवलप्ड आप डायरेक्ट पावर इनटू टाइम नहीं कर सकते क्योंकि पावर वेरिएबल है, करंट वेरिएबल है, और करंट कितना है जरा देखें V/R, लेकिन R तो खुद एक वेरिएबल था, और R क्या है, R0 1 प्लस अल्फा टी, और टेम्परेचर टाइम के साथ बदल रहा है, यही तो पूछा गया है, और टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा, और रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदलेगा, करंट बदलेगा तो पावर बदलेगी। इसका मतलब हीट डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि पावर वेरिएबल है, पावर इनटू टाइम हीट होती है, लेकिन वो फॉर्मूला कब सही है, जब पावर कांस्टेंट हो। चलो यहां तक ये समझ में आया कि ये वेरिएबल है इतने सारे, लेकिन एक्चुअली कहा जाए तो इतने सारे वेरिएबल है नहीं। क्यों, करंट की वैल्यू V/R है, तो V/R0 1 प्लस अल्फा टी, पावर I²R है, तो V/R0 1 प्लस अल्फा टी होल स्क्वायर इंटू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो पावर बन गई V² R0 1 प्लस अल्फा टी। तो पावर भी टेम्परेचर का फंक्शन, करंट भी टेम्परेचर का फंक्शन, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर का फंक्शन, तो यहां कहा जाए तो एक ही चीज वेरिएबल है, टेम्परेचर। तो क्यों ना हम टेम्परेचर के टर्म में सब कुछ निकाल लें, और एक ही वेरिएबल है टेम्परेचर, वो निकल आया तो सब निकल आएंगे। अब दिक्कत कहां है कि 50% ऑफ हीट, जितनी हीट डेवलप हुई उसका 50% ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी क्या है, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, हीट ट्रांसफर। तो ms डेल्टा टी 50% इसमें जा रहा है, मास दिया है, s दिया है, लेकिन समस्या यह है कि ये हीट कैसे निकालेंगे। हीट में I²R डेल्टा टाइम ms डेल्टा टी कर सकते थे अगर ये, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो ये चीज तभी ट्रू है जब डेल्टा टी टू स्मॉल हो। बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए तो हम मान सकते हैं I²R कांस्टेंट है, तो क्यों ना ये इक्वेशन, और ऑब्वियसली इसका 50%, क्यों ना ये इक्वेशन लिख ली जाए I²R dt और ms dt। स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल टेम्परेचर चेंज होगा, फॉर दैट पावर कैन बी सपोज टू बी कांस्टेंट। और I की वैल्यू कहां गई, वो है या पावर की वैल्यू
पावर की वैल्यू छाप सकते हैं या आई स्क्वायर आर, तो पावर की वैल्यू वी स्क्वायर बाय 2r0 1 प्लस अल्फा टी डी टी एम एस डी टी। अब जरा देखिए, ये हमारा रिलेशन बन गया और इस रिलेशन में दो ही वेरिएबल हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और अब इसको सॉल्व करना कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रही, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करें तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर अलग करो, टाइम अलग करो, तो वी नॉट स्क्वायर बाय 2r नॉट इज इक्वल टू एम एस इंटू 1 प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। एम एस 1 प्लस अल्फा टी डी टी और बाकी टर्म इस तरफ लिए और स्मॉल डी टी लेफ्ट हैंड साइड है। अब तो वहां यहां और कोई वेरिएबल नहीं, सभी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेशन टेम्परेचर 0 से टी, क्योंकि टी 0 डिग्री डिग्री सेल्सियस में ही है, तो ये सॉल्व करने पे बना वी नॉट स्क्वायर बाय 2r टी इज इक्वल टू एम एस 1 प्लस अल्फा टी, तो 1 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर बाय 2 अल्फा, लिमिट 0 से टी। ठीक है, इसको कुछ वेरिएबल माना, x माना, x का x स्क्वायर बाय 2 और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, तो t रखने पे ये कितना बना, तो एम एस बाय 2 अल्फा, t रखते तो 1 प्लस अल्फा टी स्क्वायर, 0 रखते तो 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2r टी, 2 से 2 कट गया और अब हमारा ये आंसर है। टेम्परेचर और टाइम में आपस में रिलेशन मिल गया। तो वैसे हमें टेम्परेचर निकालना है तो बाकी चीजों को ये हटाना पड़ेगा, तो ये अल्फा इधर ले गए, एम एस ले गए, तो अल्फा वी स्क्वायर टी बाय एम एस, अल्फा वी स्क्वायर टी बाय एम एस आर, ये प्लस 1 का अंडर रूट -1 बाय अल्फा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहां लिखा तो कैपिटल टी की वैल्यू मिल गई। एग्जाम्पल 3, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, यहां से ये 2h बाय 3, ये पूरा हाइट h है, इसकी डेंसिटी जो भी है, लेकिन इसकी डेंसिटी किसी भी h पे डेंसिटी वेरीज विथ डेप्थ एज रो नॉट 1 प्लस h बाय h का होल स्क्वायर। इफ ब्लॉक ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी is in equilibrium, find its density। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने देखा ये फ्लूइड का क्वेश्चन है, और फ्लूइड में आपको ये चीज तो सीधे सीधे पता है कि अगर ये फ्लोट कर रहा है, ये सिग्मा है, ये रो है, ये एच है, ये एच है, तो सिग्मा बाय रो इज इक्वल टू एच बाय एच। डेंसिटी का रेशो ही हाइट का रेशो है, लेकिन ये कब सही है, जब ये डेंसिटी कांस्टेंट हो। क्योंकि आप यहां अगर लिखना भी चाहें तो इसकी डेंसिटी में सिग्मा ले लूं तो सिग्मा बाय रो एच बाय एच, लेकिन ये रो किस हाइट का, इसका अलग अलग हाइट पे तो अलग अलग है, इसीलिए यहां समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला वैसे भी गड़बड़ था, तो अपना ये फॉर्मूला तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जरा ये समझते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से था। ये mg इक्वल टू अपथ्रस्ट ही तो हमने किया था। mg को क्या लिखा था, एरिया इंटू हाइट इंटू सिग्मा। अपथ्रस्ट क्या लिखा था, एरिया इंटू एच, सबमर्ज्ड लिक्विड इंटू डेंसिटी इंटू जी, और इसी से रेशो आ गया था।
तो हम इसके ओरिजिन कहां से हुआ हम इसकी मदद से आंसर निकालेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही हमारा एक जुगाड़ वाला फॉर्मूला था। असली फॉर्मूला तो ये है, एम जी और बायंसी बराबर होगी। अब एम जी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, एम जी और बायंसी बराबर होगी। एम जी हम अभी भी सीधे सीधे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू इसका एरिया ए मान लो, हाइट एच, तो ये इस क्यूब का वॉल्यूम इंटू जी। लेकिन अपथ्रस्ट के लिए दिक्कत है, क्योंकि अलग अलग जगह डेंसिटी अलग अलग है। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वी रो जी। वी क्या है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम जी। लेकिन डेंसिटी वेरिएबल थी, इसीलिए हम फिर से क्या कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल, मींस डेंसिटी वेरिएबल है किसके साथ, एच के साथ डेंसिटी वेरिएबल थी अलग अलग एच पे। तो क्यों ना मैं उस सेगमेंट की बात करूं, इतने वॉल्यूम की बात करूं। इतने वॉल्यूम में हाइट में इतना कम चेंज है कि आप इस वॉल्यूम की डेंसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं। तो मैं इस पार्ट के लिए तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला वी रो जी लिख सकता हूं, लेकिन जरा देखिए इस पार्ट का वॉल्यूम कितना मिलेगा, एरिया इंटू हाइट डीएच। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इस जगह है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड एच पे कितनी थी, बड़ी अच्छी बात है दे रखी है, रो नॉट 1 प्लस एच बाय एच का होल स्क्वायर इंटू जी। और ये यू नहीं है, ये डी यू है, क्योंकि छोटे से पार्ट का छोटा सा वॉल्यूम, छोटी सी बायंसी। लेकिन अब तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, अब तो अपथ्रस्ट टोटल आ जाएगा। तो बिल्कुल हमने यही किया कि डेंसिटी का बदलाव हमारे लिए प्रॉब्लम थी, कि डेंसिटी नहीं बदलती तो मजा आ जाता। तो जो प्रॉब्लम है वही हमारे लिए सॉल्यूशन है, कि जो बदल रहा है उसी को रोक दो बदलने से। हाइट में इतना कम चेंज ले लो कि हम कांस्टेंट ले सकें। तो ये बना ए डी एच रो नॉट 1 प्लस एच बाय एच का होल स्क्वायर इंटू जी, लिमिट 0 से 2h बाय 3। ये हाइट कहां से चालू हुई, 0 से, पूरी कहां तक लेना है, 2h बाय 3 तक। अब हमें इसकी जरूरत नहीं। ए रो नॉट जी 1 प्लस एच बाय एच का होल स्क्वायर, तो 1 का इंटीग्रेशन डीएच के रिस्पेक्ट में एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर का, एच स्क्वायर का एच क्यूब बाय 3 एच स्क्वायर, 0 से 2h बाय 3 रो सॉरी सिग्मा ए एच। ए तो कटना ही था, जी तो कटना ही था, तो सिग्मा इज इक्वल टू रो नॉट बाय एच, लिमिट छापिए 2h बाय 3 प्लस ये 2 का 8, ये 27 और 3 81 इंटू एच। एच से एच कट गया, 27 का 54 और 8 62, ये डेंसिटी आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि चीजें बदल रही हैं, तब हमें फॉर्मूला नया सोचना है और हम फंडामेंटल पे जाके अपना फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, चारों क्वेश्चन पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। ये अर्थ है मास m की, ठीक है, इस पे एक रॉड ऐसे रख दी मैंने, हाइट r की, इसकी भी रेडियस r है। तो चूंकि g वेरिएबल है तो आप डायरेक्ट mg नहीं लगा सकते, आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। अगर g कांस्टेंट होता तो नॉर्मल रिएक्शन सीधे mg आ जाता, लेकिन फिलहाल वेरिएबल है, क्योंकि g वेरिएबल है तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन में, ये आपने वेव्स पढ़े भले ना हो, लेकिन आपको उससे लेना देना नहीं है, मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। स्पीड ऑफ वेव इन रॉड, किसी भी रॉड में वेव की स्पीड अंडर रूट टी बाय म्यू होती है। टी क्या है, रॉड पे उस पॉइंट पे टेंशन, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ रॉड का। तो ये रॉड है, मैंने ए पे एक वेव पैदा की, तो वेव पैदा करूंगा तो अपने आप ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर ये लगातार सेम स्पीड से नहीं जाएगी, क्योंकि टेंशन वेरिएबल है। तो टाइम द वेव जनरेटेड एट ए टेक्स टू रीच, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी होती, इस पे टेंशन
दिया होता टी मास पर यूनिट लेंथ म्यू, ये लेंथ एल, तो यहां टाइम लगता एल कवर अप करने में, यहां से सिग्नल यहां पहुंचने में ये टाइम लग जाता, इससे स्पीड निकल आएगी एल बाय स्पीड, तो वेव ऐसे मूव, वैसे ही इसमें वेव ऊपर की तरफ जा रही। अब आपको सॉल्व क्वेश्चन 3 में एक चेन है जो आधी ऊपर है आधी नीचे है, यहां म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1/2 है, इस समय हमने रिलीज किया, इस समय वेलोसिटी 0 है, तो रिलीज किया तो सिंपल सी बात है चेन रुकेगी तो नहीं, पक्का नीचे गिरेगी, क्योंकि म्यू इनफ नहीं है, तो नीचे गिरेगी। लेकिन नीचे जब गिरेगी तो फ्रिक्शन भी वेरिएबल है, एमजी भी वेरिएबल है, ये जब चेन आगे जाएगी तो सब कुछ वेरिएबल है। तो अब पूछा है कि जब ये जस्ट स्लिप ऑफ होगी, पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी, उस समय टाइम कितना होगा, स्पीड कितनी। लास्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग, एक स्फीयर है या डिस्क है, जो भी मानो इसको, सिलेंडर मान लो, एक सिलेंडर फिक्स्ड है, इस सिलेंडर पे एक धागा ऐसे रैप करके रखा हुआ है, इसको स्पीड v0 दी। अब ये v0 दी तो ये इस पर रैप करेगा, और इस पर रैप करेगा तो कितने टाइम में आधा थ्रेड इस पर रैप कर जाएगा, आधा थ्रेड मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये लेंथ l/2 बचेगी, ये l/2, ठीक है। इस दौरान स्पीड कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट होगी पूरे मोशन के दौरान वो आपको खुद सोचना है, ये मैंने हिंट दे दी, नहीं तो हो सकता है क्वेश्चन ही शुरू ना कर पाओ। तो स्पीड कांस्टेंट, तो ये चारों ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन से करने हैं, और ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो को, ठीक है, 15-20 मिनट आराम से अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिए। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं, ये मैं रब कर देता हूं, इतना पार्ट ये जगह मिल जाएगी। चलो इसका सॉल्यूशन देखें, तो इसमें हमें क्या करना है कि ये रॉड पे फोर्स निकालना है, लेकिन जी अलग अलग जगह अलग अलग वेरिएबल, तो समझिए कि जी किसके साथ बदल रहा है, हाइट के साथ वेरिएबल है, तो क्यों ना मैं हाइट को ही कांस्टेंट ले लूं। अब हाइट को कांस्टेंट लेने का तरीका, किसी भी समय हाइट x होती, तो x से dx, इतनी हाइट के लिए तो g वेरिएबल ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि g की वैल्यू कितनी है, gm/r प्लस x का होल स्क्वायर, अलग अलग x पे g अलग अलग है, लेकिन x में ही मैंने इतना छोटा सा पोर्शन लिया, इसके लिए तो g कांस्टेंट है, तो ये g हो गया। तो इस हिस्से पे वेट कितना लगेगा, तो इस हिस्से पे वेट आएगा dmg, और सभी के छोटे छोटे mg निकाल गई तो जोड़ना है, टोटल mg आ जाएगा, क्यों, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, टोटल mg, लेकिन टोटल mg में g वेरिएबल था, इसीलिए mg लिखने का तरीका क्या हो गया, mg, ऐसे। अब g की वैल्यू तो हमें इस समय पता है, बस हमें dm चाहिए, तो इस हिस्से का dm कितना है, तो बिल्कुल आसान, m/r dx, पूरी लेंथ r पे मास m है, तो dx लेंथ पे मास कितना होगा, और g कितना है, gm/r प्लस x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। x मैंने कहां से माना, यहां से, तो x की लिमिट 0 से l आई, अगर आपने x यहां से माना होगा, x यहां से माना होगा, तो एक तो अंतर ये आएगा, समझिए कुछ बच्चों ने हो सकता है माना हो x यहां से, तो फिर यहां आता dm इंटू जी, gm/x², और लिमिट आएगी r से 2r, और अपनी लिमिट है 0 से r, और सही बात है, r प्लस x को नया x मानो, तो अपने आप लिमिट r से 2r हो जाएगी, और ये x² बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, तो ये बना gmm/r, कॉमन लिया, इसका -1/r प्लस x, लिमिट 0 से r, तो 1/r - 1/2r, तो gmm/2r होल स्क्वायर, ठीक। और ये हम नहीं कह पा रहे हैं कि मिड पॉइंट की ग्रेविटी ले लो, ये बिल्कुल मत करना कि आप मिड पॉइंट का mg निकाल दो, कि मिड पॉइंट पे ग्रेविटी कितनी हो गई, ये r है, ये r/2 है, तो मिड पॉइंट पे g की वैल्यू gm/3r/2 का होल स्क्वायर हो गई, और अब mg ने मैं निकाल दूं इसका, तो फोर्स इक्वल टू mg इक्वल टू 4/9 gmm/r², लेकिन जरा देखिए आंसर तो कुछ और,
तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेंटर ऑफ मास की ग्रेविटी निकाल के आंसर कर। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये डिफरेंट चीजें होती है, इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन करोगे तो जाके सही आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हमारा था वेव वाला। वेव वाले क्वेश्चन में स्पीड आई थी शायद √T/μ, ये दे रखा था। अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग है, ये तो कॉमन सेंस है, टेंशन अलग अलग। इस पॉइंट पे टेंशन 0 है, इस पे पूरी mg है, तो इसकी स्पीड अलग अलग है। तो टेंशन x के साथ बदल रही है, तो मैंने x पे ये dx ले लिया। अब जरा देखिए इस x पे टेंशन क्या होगी, तो मैंने रॉड को यहां से तोड़ दूं टेंशन निकालने के लिए, तो यहां पे ये t, यहां पे ये t, ये लेंथ x, तो यहां पे जो टेंशन आएगी वो इस हिस्से का वेट आएगा, और इस हिस्से का वेट m/l इंटू x इंटू जी है। तो इस हिस्से का वेट ये टेंशन है, तो वेलोसिटी आ गई m/l x g का अंडर रूट, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। बड़ी अच्छी बात है, gx, ये स्पीड है। तो अलग अलग पॉइंट पे स्पीड अलग अलग है, टाइम निकालना है तो, लेकिन इस dx कवर अप करने के लिए जो स्पीड लगेगी वो तो कांस्टेंट ले सकता हूं। तो जो टाइम आया वो आया डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड कितना है dx, स्पीड कितना है gx, तो टाइम कितना है dt। और अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो x की लिमिट 0 से l, टाइम की लिमिट 0 से t, t इज इक्वल टू 1/√g, 1/√x का 2√x, लिमिट 0 से l, तो 2√l/g। दिस इज टाइम टेकन। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में भी अलग अलग इंस्टेंट पे ये पोर्शन अलग होगा, ये पोर्शन अलग होगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसको ऐसे सोच रहे हैं, किसी भी समय पे ये अगर x डिस्प्लेस कर गया होगा तो ये लेंथ l/2 माइनस x होगी, ये l/2 प्लस x होगी। ये क्या कर रहा हूं, एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट मैंने x ले लिया। ठीक, तो अब इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना आएगा, इस हिस्से का mg, और इस हिस्से का मास m/l, l/2 प्लस x इंटू जी। इस पे फ्रिक्शन आएगा इस पार्ट का, तो म्यू इंटू m/l, l/2 माइनस x इंटू जी। तो इसके पास एक एक्सीलरेशन होगा, और वो एक्सीलरेशन आएगा दिस माइनस दिस बाय टोटल मास। तो m/l(g) कॉमन लिया मैंने, l/2 प्लस x माइनस म्यू l/2 माइनस x अपॉन टोटल मास। मास से मास कट गया, g/l, l/2 प्लस x, म्यू शायद 1/2 था, तो g/l, l/4, l/2 माइनस l/4 प्लस 3x/2। ठीक, तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया, और एक्सीलरेशन अलग अलग x पे अलग अलग है। एक्सीलरेशन x के साथ बदल रहा है, तो एक्सीलरेशन को हम dv/dt भी लिख सकते थे, v dv/dx भी लिख सकते थे। तो ये लिखना बेहतर है, तभी जाके सॉल्व हो पाएगा। तो अब मैं इसको लिख देता हूं v dv/dx। v dv/dx इज इक्वल टू g/l, l अंदर भेज देता हूं, 1/4 प्लस 3x/2l, dx उधर गया, g इंटू 1/4 प्लस 3x/2l dx इंटीग्रेशन 0 से v, 0 से डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट समझिए लिमिट क्या है, इनिशियली ये l/2 था, फाइनली ये पूरा l इधर है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, l/2, ये लिमिट आ। और हम छाप देते हैं इसमें, तो v का v²/2 इज इक्वल टू g, 1/4 का x/4 प्लस 3x
स्क्वायर बाय 4l लिमिट 0 से l बाय 2। ठीक, तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट g। यहां छापते तो l बाय 8 आता, l बाय 8, लेकिन ये 2 से कटेगा तो ये l बाय 4। यहां छापते l बाय 2 तो l स्क्वायर से एक l बचता, ये 4 4 16 3l बाय 8 5gl बाय 8। ये हमारी स्पीड है। ठीक है, हालांकि इसको करने का एक तरीका था कि यहां एक्सीलरेशन x के साथ वेरिएबल है तो एवरेज से काम चल जाएगा, मतलब एवरेज से काम चल जाएगा। तो यहां देखिए, यहां पे एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, mg/2 नीचे था, mg/4 इधर है, g/4। फाइनली एक्सीलरेशन था g, तो एवरेज आ गया 5g/8। तो अंडर रूट 2as, डिस्प्लेसमेंट कितना है, l/2, 5gl/8, बिल्कुल सही। हाँ, ऐसा क्यों कर पाए, इनिशियली g/4, फाइनली g एवरेज एक्सीलरेशन और अंडर रूट 2as। तो ये हम लगा सकते हैं क्योंकि एक्सीलरेशन x के साथ लीनियर। फिलहाल प्रॉपर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, अभी जुगाड़ उगाड़ के चक्कर में मत पड़ो। क्वेश्चन 4, सॉरी इसमें टाइम भी पूछा था। अब टाइम पूछा था तो एक छोटी सी दिक्कत हो गई कि अगर मैं एक्सीलरेशन को dv/dt लिख देता हूं तो ये जो हमारा आया था ये v, t और x तीन तीन वेरिएबल है, तो हमें जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी को x के टर्म में लिखने की, तभी dx/dt बन पाएगा। वेलोसिटी x के टर्म में लिखने के लिए आपको ये l/2 की जगह लिमिट x लगानी, किसी भी x पे वेलोसिटी v है। अब देखिए ये बनता 2 से 2 काटा, gx/2 प्लस 3x² 2l, ये वेलोसिटी आ गई अंडर रूट के साथ। और अब मैं यहां छाप सकता हूं, ये वेलोसिटी इसके टर्म में आई तो इसको मैं dx/dt लिख लूं। अब तो x और t में रिलेशन मिल जाएगा, तो इसको इंटीग्रेशन करूं तो dx बाय ये अंडर रूट के अंदर g इंटू x/2 3x² 2l इज इक्वल टू dt। ठीक है, यहां एलसीएम ले सकते हैं, चाहे तो हम ये 2l कॉमन निकाल लें, अंडर रूट g उधर भेज दे रहा हूं, 3/2 बाहर निकाल रहा हूं, तो अंडर रूट से मैं 3g/2 बाहर निकाल रहा हूं, 3/2l बाहर निकाला, x² प्लस x/xl/3 ये बना। तो dx बाय x² प्लस xl/3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3g/2l dt इंटीग्रेशन। और ये 0 से t, x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से l/2, तो टोटल टाइम मिल गया। अब ये क्या है, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लिखी है, तो अंडर रूट x² प्लस a² वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसके बाद अंडर रूट x² प्लस a² जिसका आंसर आता है लॉग में, तो लॉग ऑफ x प्लस xl/6 l/6 प्लस x² प्लस xl/3 लिमिट 0 से l/2 इज इक्वल टू 3g/2l। अब छापते रहो, ठीक। तो इसके बाद ये अंडर रूट x² प्लस a² का फॉर्म बन गया, खुद से कर लेना, वो आंसर आएगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में ये कुछ इस तरह है, इसकी वेलोसिटी v0 है, ये फिक्स्ड है,
अब दिक्कत कहां है, हमें यह पार्ट पता करना है कि कितना रैप होगा। अब ये जो रैप होने की रेट बदलेगी, सोचिएगा इनिशियली स्लोली रैप होगा, फाइनली तेजी से होगा। ये अगर आपने कभी, हो सकता है इससे दिख जाए मुझे, लेकिन मुश्किल है। देखिएगा, गौर करिएगा इसमें कि ये मेरे हाथ पे रैप कर रहा है, रैप करने की स्पीड देखिएगा, फाइनली काफी तेजी से हुआ। स्लो करके, तो फाइनली रैप करने की स्पीड ज्यादा है। तो अलग अलग टाइम पे रेट ऑफ रैपिंग अलग अलग है। तो मैं किसी भी टाइम पे बात करता हूं, अगर ये थीटा था तो इस समय ये थ्रेड यहां रहा होगा, इसकी स्पीड v नॉट होगी। अब रेट ऑफ रैपिंग क्या है, इस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये रेट ऑफ रैपिंग है। लेकिन इस समय जो एंगुलर स्पीड आएगी वो v परपेंडिकुलर अपॉन दिस लेंथ आएगी, यही तो डी थीटा बाई डी टी है। तो इस समय ये कितना मुड़ेगा, उसके लिए हमें ये लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ, अब देखिए ये लेंथ कितनी है, आर थीटा, तो ये लेंथ कितनी है, एल माइनस आर थीटा। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी रोटेट होने की टेंडेंसी ओमेगा वी बाय ये लेंथ एल माइनस आर थीटा, और ओमेगा कुछ और नहीं डी थीटा बाय डी टी है, क्योंकि जितना ये एंगल रोटेट करेगा उतना ही ये यहां से रैप कर जाएगा। तो डी थीटा बाय डी टी आ गया वी नॉट अपॉन एल माइनस आर थीटा। तो एल माइनस आर थीटा डी थीटा वी नॉट डी टी, वी नॉट नीचे ही छोड़ देता हूं। अब बस हमें लिमिट प्रॉपर सोचनी है। तो थीटा की इनिशियली वैल्यू कितनी थी, 0, जब टाइम 0। फाइनली थीटा की वैल्यू क्या है, यह पूछा गया है जब आधा रैप कर गया होगा। आधा रैप कर गया होगा मतलब ये L/2 होगा, ये L/2 होगा, ये थीटा ये आर, तो आर थीटा की वैल्यू L/2। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, L/2 आर, और 0 से t। तो उस तरफ तो इंटीग्रेशन t ही बन गया, इस तरफ L/v नॉट थीटा माइनस आर थीटा स्क्वायर बाय 2v नॉट, लिमिट 0 से L/2 आर। थीटा की वैल्यू L/2 आर, एल स्क्वायर बाय 2 आर वी नॉट माइनस आर बाय 2 वी नॉट एल स्क्वायर बाय 4 आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कटा, एल बाय 8, 3 बाय 8 एल स्क्वायर बाय आर वी नॉट। डायमेंशनली चेक कर लो, टाइम की डायमेंशन मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर बाय मीटर पर सेकेंड, सेकेंड। डायमेंशनली तो बिल्कुल सही है, न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली भी सही होगा, सही। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था। यहां मेन चीज क्या समझनी थी कि रैप करने की रेट बदल रही है, अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग रेट से रैप कर रहा है। तो किसी भी समय ये थीटा कितना घूमा वही है जो ये थीटा घूमा, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें इसकी एंगुलर स्पीड चाहिए। चूंकि लेंथ बदल रही है, एंगुलर स्पीड वेरी। चलो अब हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन। एज सच ही अलग से कुछ नहीं है, बस हम बात कर रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एलिमेंट्री पोर्शन मानने पड़ेंगे। जैसे एलिमेंट्री पोर्शन क्या है, जैसे हमने t से t प्लस डी टी के बीच में ये छोटा सा dt इंटरवल लिया था, तो यहां हमने dt इंटरवल, ये हमारा एलिमेंट्री टाइम था। वैसे ही एलिमेंट्री लेंथ होगी, एलिमेंट्री लेंथ होगी, एलिमेंट्री एरिया होगा, एलिमेंट्री वॉल्यूम होगा। तो ज्योमेट्री में कि या तो हम बड़ी लेंथ को छोटी छोटी लेंथ में तोड़ेंगे, ये बड़ी लेंथ L थी, ये एलिमेंट्री लेंथ है, ये बड़ा एरिया A था, इसको छोटे छोटे एरिया में तोड़ा, ये हमारा DA है। ऐसे ही ये 3D कोई वॉल्यूम होता तो इसको हमने छोटे छोटे वॉल्यूम में तोड़ा, जैसे ये डिस्क में तोड़ दिया, तो ये हमारा एलिमेंट्री वॉल्यूम है। अब इनकी जरूरत कहां पड़ेगी कि जैसे मास या चार्ज, इस तरह की चीजें
ये पर यूनिट लेंथ भी डिफाइंड होती है, जैसे मास पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पर यूनिट लेंथ डिफाइंड होगा। पर यूनिट एरिया भी डिफाइंड होगा, जैसे चार्ज पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता तो यहां चार्ज पर यूनिट एरिया नाम की डेफिनेशन आई, यहां चार्ज या मास पर यूनिट वॉल्यूम डेफिनेशन आई। ठीक है, तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हम ये एलिमेंट्री पोर्शन किस तरह लेंगे। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं लेंथ से शुरू करूंगा, लीनियर एलिमेंट से, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमने लिया लीनियर एलिमेंट। तो किसी लेंथ को हमें तोड़ना है तो जनरली क्या है कि अगर स्ट्रेट लेंथ है, अगर स्ट्रेट लेंथ है तो यहां पे ये x है तो ये dx हम सीधे सीधे इस तरीके से तोड़ दें। लेकिन अगर कर्व्ड लेंथ है, कर्व्ड में अगर वो सर्कुलर आर्क है तो इसको हम ये थीटा लिया, ये यहां से डी थीटा लिया, ये हमारी लेंथ आई dl और ये r d थीटा आई। तो देखिए सर्कुलर में थीटा यहां से ले रहे हैं, इसमें x यहां से ले रहे हैं, इन दो में। अब ऐसा लेने की जनरली वजह ऐसा है कि ये x पे जो dx लिया सभी dx बराबर बराबर लेंथ के, यहां सभी r d थीटा बराबर बराबर लेंथ के, क्योंकि d थीटा एक फिक्स एंगल है, d थीटा काटते जाओ सभी r d थीटा लेंथ के बनेंगे। लेकिन अगर मैंने इसी में एलिमेंट ऐसे लिया होता कि ये थीटा लिया, ये छोटा सा डी थीटा लिया, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ, अब ये लेंथ क्या है, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच में जो सेगमेंट है ये लेंथ हमारी dx है मान लो, तो ये x है। अब जरा देखिए ये लेंथ अगर a होती तो x की वैल्यू कितनी है, a tan थीटा, तो dx की वैल्यू कितनी है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो dx कटेंगे ये बराबर बराबर नहीं कटेंगे। दिखाता हूं मैं क्या कर रहा हूं, बराबर बराबर एंगल पे, लग तो रहा है बराबर। तो देखिए ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर है, लेकिन जरा सेगमेंट देखिएगा, इसको स्ट्रेट कर दूं, ये सेगमेंट इतना था, ये सेगमेंट और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो यहां पे अगर आपने सभी के डी थीटा बराबर लिए हैं तो सभी के dx बराबर नहीं आए हैं, इसका dx कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और सही बात थी कि dx की वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा था, थीटा बढ़ेगा sec थीटा बढ़ेगा, ये बदलेगा। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप dx कांस्टेंट लो, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी ले सकते हो ऐसे भी ले सकते हो, बस आपको इंटर रिलेट करते हुए आना चाहिए। जैसे सर्कुलर में मैंने सेगमेंट ऐसा लिया, सर्कुलर में मैं सेगमेंट ऐसे भी ले सकता था, यहां से मैंने ये x लिया, ये मैंने लिया dx, तो अब की बार dx कांस्टेंट है लेकिन ये लेंथ हमारी dl है, ये dl और ये dx अलग अलग हैं। दिखाता हूं, इसी को बराबर सेगमेंट में काटते हैं, मैं ये बेस बराबर रख रहा हूं, देखिए ये सभी का बेस बराबर है, ये सभी के dx बराबर हैं, लेकिन जरा ये लेंथ देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ रफली बराबर है, लेकिन ये थोड़ी बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी लेंथ और बड़ी लेंथ। तो यहां dl वेरिएबल है, dx कांस्टेंट है, तो आपको ये dl को x के टर्म में लिखते हुए आना चाहिए। जनरली dl को x के टर्म में लिखने का तरीका क्या है, आप अगर l को x के टर्म में लिख लोगे तो dl अपने आप x के टर्म में लिखा जाएगा। जैसे यहां x और थीटा में रिलेशन कैसे निकाला, dx और d थीटा में, तो हमने लिखा x क्या है, a tan थीटा, तो x में स्मॉल चेंज क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, तो वैसे ही हमें यह निकालना होता। तो यहां भी हम क्या करेंगे, देखिएगा, ये अगर थीटा होता तो ये लेंथ डी थीटा है, ये एंगल, ये dl है,
इन सब में आपस में रिलेशन निकालूं तो ये r का cos थीटा x है, r का cos थीटा x है। इसको डिफरेंशिएट करो, r sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू dx। ये dx और d थीटा में रिलेशन, और r d थीटा लेंथ ही तो dl है। ये आया। एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, वजह क्या है? थीटा बढ़ाने के साथ x कम हो रहा है, थीटा बढ़ेगा x कम होगा, इसीलिए नेगेटिव आया। ठीक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जिस तरफ थीटा बढ़ रहा है डी थीटा उस तरफ लेते हैं। थीटा इधर बढ़ रहा था तो थीटा से डी थीटा, x जिस तरफ बढ़ रहा है dx उस तरफ है, तो dx इधर जाने पे बढ़ रहा है, डी थीटा इधर जाने पे बढ़ रहा है। इसीलिए जब x बढ़ा रहे थे थीटा कम हो रहा है, या थीटा बढ़ाने पे x कम हो रहा है, इसीलिए एक्स्ट्रा नेगेटिव है। कंक्लूजन इसमें क्या आया कि आप एलिमेंट को लोकेट करना है आपको, तो एलिमेंट की लेंथ ये dl है, ये dl लेंथ आपको निकालते हुए आनी चाहिए। अब ये dl लेंथ हो सकता है थीटा के टर्म में हो सकता है x के टर्म में हो सकता है किसी और टर्म में हो, वो लेंथ आपको निकालते हुए आनी चाहिए। तो लेंथ कैसे काटेंगे? रॉड के परपेंडिकुलर। तो यहां भी तो हमने रॉड के परपेंडिकुलर ही लेंथ काटी है, यहां भी रॉड के परपेंडिकुलर है, ये dl है और हमें पता है ये rd थीटा है और ये dx है। तो हम दो तरीके से कट करेंगे। सर्कल में जनरली हम ऐसे लेंगे, स्ट्रेट लाइन में ऐसे लेंगे, किसी और कर्व में जैसे ऐसा कर्व होता तो ऐसे कर्व में लेंथ हम ऐसे परपेंडिकुलर लेते, लेकिन शायद dx हम ऐसे लेते, तो dx और dl में रिलेशन निकालना पड़ेगा, वो हम निकाल लेंगे। तो बस ये दो चीजें हमने देखी कि किस तरह इसको काउंट करना। तो मेनली दो एलिमेंट्री पोर्शन है। तीसरा एलिमेंट्री पोर्शन किसी भी कर्व के लिए, क्योंकि किसी भी कर्व में ये सर्कल वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी। सर्कल में क्या है कि हमेशा नॉर्मल यहां से पास हो रहा है, रेडियस आपको पता है। अगर कोई कर्व जैसे पैराबोलिक होता, अब पैराबोलिक में हम लेंथ कैसे मानते? तो लेंथ आप कैसे मानते वो समझिएगा। मान लीजिए मैंने यहां से x लिया, यहां से छोटा सा ये dx है, ये लेंथ हमारी dl है, ये ऐसे रिलेट होगा। और dl और dx में क्या रिलेशन है वो आप इस ट्रायंगल में देखिए। ये ट्रायंगल dl है, ये dx है, ये dy है, ये dl है, और dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू dl स्क्वायर। और यहां से 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dl। इस तरीके से dx और dl में रिलेशन। तो तीन तरह के एलिमेंट हमने देखे, या एलिमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड x dx स्ट्रेट लाइन। सर्कल में एलिमेंट जनरली हम थीटा से d थीटा लेंगे, dl लेंथ, और dl लेंथ कितनी है? rd थीटा। ये dx है, ये rd थीटा है। यहां dl लेंथ कितनी है? वो dx और dy हमने ये ट्रायंगल बनाया, कौन सा? ये स्ट्रेट लाइन एज्यूम करके, और इस स्ट्रेट लाइन में हमने dl की वैल्यू निकाल ली। और dl की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इस छोटे से का मास dm, ये कितना आएगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। इस हिस्से का मास कितना आएगा? मास पर यूनिट लेंथ पाई आर rd थीटा। और यहां मास पर यूनिट लेंथ m बाय l इंटू dl, m बाय l मास पर यूनिट लेंथ इंटू dl। क्योंकि हमें इस लेंथ की जरूरत पड़नी है, मास निकालने के लिए आपको यह लेंथ नहीं चाहिए, एक्चुअल लेंथ चाहिए। तो हमें हमेशा सेगमेंट के परपेंडिकुलर इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी dl। क्वेश्चन देखिएगा तो काफी अच्छा फील आएगा इसमें। क्वेश्चन 1,
जैसे मैं इसमें अब इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है। लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ है। अब जैसे इसी में हमें निकालना होता फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी, तो अब दिक्कत क्या है कि एक मास अगर हाइट h पे होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है mgh है। लेकिन यहां क्या दिक्कत हो रही है, हर मास की एनर्जी वेरिएबल है। किसी मास की हाइट कुछ और, किसी की कुछ और, किसी की कुछ और, तो हम उस हाइट को ही ना बदलने दें तो काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि किसी भी समय इसकी हाइट ले ली हमने कुछ y, लेकिन क्या है सर्कुलर है तो बेहतर है सर्कुलर में सेगमेंट कैसे लें आप, थीटा डी थीटा। अब इस सेगमेंट की हाइट जैसे ये y है, ये y माइनस डी वाई कुछ होगा, लेकिन इस सेगमेंट की हाइट तो हम y ही मान सकते हैं। इसकी लेंथ हमें पता है, यही लेंथ तो dl है जो कि r d थीटा है। तो इस छोटे से पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी du dmgh, ये तो पॉइंट मास है। अब dm कितना है, तो dm है लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ dl, और dl क्या है r d थीटा। इसकी लेंथ में मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई कर दो g, h क्या है y, लेकिन आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि y भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, तो y को थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा, और y क्या है r का साइन थीटा, g r साइन थीटा। अब हर चीज थीटा के टर्म में, लैम्डा आर स्क्वायर जी कॉमन, साइन थीटा डी थीटा। अब लिमिट क्या है, थीटा 0 से 180 तक लेंगे तो पूरी रॉड कवर अप हो जाएगी। मींस इनडायरेक्टली हमने इस रॉड को छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट में तोड़ दिया है, हर डी थीटा के सेगमेंट में, और ये थीटा बदल रहा है, सेगमेंट मूव कर रहे हैं और पूरा सेगमेंट कवर अप हो गया। 0 से पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन 2, यहां से पहला पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सर्कल है इसीलिए हमने इसको ऐसे लिया। एग्जांपल दूसरा, फाइंड लेंथ ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2a फॉर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 से x a तक। ये देखते हैं। अब हमें कर्व की लेंथ चाहिए, एक्स स्क्वायर बाय 2a कर्व है, x की वैल्यू a, y की वैल्यू उस समय a बाय 2, इस कर्व की हमें लेंथ चाहिए। अब लेंथ चाहिए तो इसको छोटे छोटे dl लेंथ में इस dl का इंटीग्रेशन करोगे टोटल लेंथ आ जाएगी, लेकिन ये dl है क्या, तो इस dl में ये x है, ये dx है, ये जो ट्रायंगल है ये dx और dy। मींस हम क्या कर रहे हैं, इस कर्व को छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ रहे हैं, और अब हम ये छोटे छोटे ट्रायंगल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते तो लगभग इन सबको जोड़ने पे बिल्कुल सही लेंथ आ जाती, अगर ये काफी छोटे छोटे होते। तो हमने यही किया, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का अंडर रूट, ये बना 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर अंडर रूट dx। और एक्चुअली ये किसी भी कर्व की लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, कोई भी कर्व की लेंथ निकालनी है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब dy बाय dx कितना है, y डैश 2x बाय 2a x बाय, तो ये 1 प्लस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर dx, और इसी को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट dx इंटू 1 अपॉन ए। इंटीग्रेशन, ये लेंथ x की वैल्यू 0 से a गई, 0 से a, और ये कुछ और नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हाफ लॉग ऑफ ए स्क्वायर बाय 2।
ये फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा फॉर्मूला था इसका। चलो तो इसका हमने ये रिजल्ट लिखा, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से a। तो a छापे तो ये a बनता, ये √2a बनता, a के कट जाता, बाय ये a बाय √2 प्लस a के से a कट जाता 1/2, तो a बाय 2 लॉग a रखते तो 1 प्लस √2, 0 रखते a से a कट गया, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ ऑफ कर्व है। तो बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई कर दिया, लेंथ ऑफ कर्व निकल आई। एग्जाम्पल 3 होता, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड फॉर दिस रोटेशन। इस रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन से निकालने के लिए आपको इस रॉड को, क्योंकि आपको पॉइंट मास का फॉर्मूला पता है, पॉइंट मास का डिस्टेंस r पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। लेकिन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग अलग जगह अलग अलग है, इसीलिए हमें इस रॉड को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो x पे हमने रॉड को dx में तोड़ दिया। वेरिएबल जितने भी आ रहे हैं घबराइए मत, थीटा a r। अब देखिए x भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। ये थीटा है तो अंडरस्टूड है ये डी थीटा होगा, थीटा में हल्का सा चेंज डी थीटा। हाँ, ये हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी मैं ये बना के दिखा रहा हूं, फील करिएगा ये क्या लिख रहा हूं मैं। ये x है, x में हल्के से चेंज को dx कहते हैं। ये थीटा है, थीटा में हल्के से चेंज को डी थीटा कहते हैं। ये r है, r में हल्के से चेंज को dr कहते हैं। और शायद dr यहां से फील हो, यहां पे एक आर्क फेंकिए तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये लेंथ हमारी dr है। फील करो, ये r है, यहां से एक आर्क करें तो ये भी r बनेगा, जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो dr होगी। तो r में चेंज कितना आया, ये टोटल लेंथ r प्लस dr है, तो ये लेंथ dr है। और शायद अगर आप इससे ये फील कर पाए हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ये थीटा है तो ये लगभग 90 माइनस थीटा है। क्यों, इस पूरे ट्रायंगल पे बात करें तो ये थीटा है तो ये भी लगभग थीटा ही है, ये 90 माइनस थीटा। तो ये ट्रायंगल को अगर मैं जूम करूं तो ये ट्रायंगल बना कुछ इस तरह, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये लेंथ dx, ये लेंथ dr, ये 90 डिग्री। और dx और dr में क्या रिलेशन है, dx का cos 90 माइनस थीटा dr है, तो dx का sin थीटा dr है। अभी देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, थीटा में स्मॉल चेंज डी थीटा, आर यहां था, आर बदल के आर प्लस डी आर हो गया, ये डी आर है, आर में चेंज, एक्स बढ़ के एक्स प्लस डी एक्स हो गया, तो ये एक्स का चेंज। लेकिन हमें क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्स क्या है हमारा, ए टेन थीटा है, और यहां आर क्या है, ए का सेक थीटा, आर क्या है, ए सेक थीटा, ए का सेक थीटा। अब आप डिफरेंशिएट करो तो dx क्या बना, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां dr क्या बना, a sec थीटा टेन थीटा डी थीटा। हमें dr और dx में रिलेशन चाहिए तो dr और dx में इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो dr बाय dx, a sec थीटा कट गया, टेन थीटा बाय sec थीटा डी थीटा, साइन बाय कॉस साइन थीटा डी थीटा, वही रिलेशन है। तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है। तो हम वैल्यू में रिलेशन निकालेंगे एक्स और थीटा में, डिफरेंशिएट करोगे dx डी थीटा में,
आर और थीटा में डिफरेंशिएट करोगे डी आर डी थीटा में। लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि हम ट्रायंगल से भी कर सकते थे। हाँ, इसी ट्रायंगल में हम ये लिख सकते थे, ये लेंथ आर डी थीटा है, आर डी थीटा, और ये लेंथ डी एक्स का कॉस थीटा भी है, और स्मॉल आर को हम ए सेक थीटा लिख सकते हैं, डी एक्स कॉस थीटा नीचे ले जाऊं तो डी एक्स बना ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वही है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली हमने डेरिवेटिव के प्रूफ किए हैं, दरअसल ये हमने डिफरेंशिएशन प्रूव कर दिया है, वहां हम ऑलरेडी रिजल्ट यूज कर रहे हैं। चलो एनीवे, हमें इसकी जरूरत है नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है। ये एक पॉइंट मास हो गया, क्योंकि हर उसके लिए आर वेरिएबल था, इसके लिए तो आर सेम है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नहीं डी आई, ये बनेगा डी एम आर स्क्वायर। अब मुझे उस छोटी सी लेंथ का मास चाहिए, तो लेंथ एल का मास एम है, तो डी एल, और डी एल क्या है, जो लेंथ के परपेंडिकुलर, तो डी एक्स ई डी एल है, ये डी एक्स ई डी एल है, तो एम बाय एल डी एक्स आर स्क्वायर डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आर स्क्वायर के साथ डी एक्स है, यहां डी आर चाहिए था, लेकिन डी एक्स और डी आर में रिलेशन निकालोगे तो फिर थीटा नया वेरिएबल आ जाएगा, तो क्यों ना सबको थीटा के टर्म में ही लिख दिया जाए, एम बाय एल, डी एक्स क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर क्या है, ए सेक थीटा का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक आएंगी, तो मैं इसको थीटा नॉट ले लूं, तो मैं थीटा की लिमिट देखूं तो पहले एंगल जीरो था, जीरो से बढ़ते बढ़ते थीटा नॉट, तो एम बाय एल ए क्यू इंटू सेक पे 4 थीटा डी थीटा, जीरो से थीटा नॉट। अब सेक पे 4 थीटा के इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी, सेक पे 4 थीटा का इंटीग्रेशन, सेक पे इवन पावर का इंटीग्रेशन, एक्चुअली सेक स्क्वायर अलग करें, सेक स्क्वायर अलग करें, एक सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो टी प्लस टी क्यूब बाय 3, टी प्लस टी क्यूब बाय 3, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से थीटा नॉट, तो टेन थीटा नॉट कॉमन लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 3, ये आ गया उस चीज का इंटीग्रेशन। अब टेन थीटा नॉट कितना है, टेन थीटा नॉट है एल बाय, टेन थीटा का होल स्क्वायर एल बाय ए का होल स्क्वायर बाय 3, तो अब मैं इसमें छाप दूं तो हमारा फाइनल आंसर हो गया एम बाय एल ए क्यू इंटू एल बाय ए प्लस एल बाय ए का होल क्यूब बाय 3, एल बाय ए, एम एल बाय ए, एम ए स्क्वायर प्लस यहां से एल बाय ए का होल क्यूब, ए क्यूब कट गया, एम एल स्क्वायर बाय 3। जरा क्रॉस चेक करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से हमारा आंसर क्या बनना चाहिए था, खुद के अबाउट कितना है, 1/12 एम एल स्क्वायर आई सी जी प्लस एम एच स्क्वायर, और h क्या है, ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी है, ए स्क्वायर प्लस एल बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसको और एल वाले टर्म को कंपेयर कर दो, ऐड कर दो, मतलब 1/3 एम एल स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, मैच कर गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन मैंने ये समझाने के लिए लिया है, घबराइए मत कि x चल रहा है, dx चल रहा है, थीटा चल रहा है, डी थीटा चल रहा है, r चल रहा है, dr चल रहा है, जितने लेना है आपकी मर्जी उतने ले लो। फाइनली या तो सभी को x में कन्वर्ट करो, सभी को r में, या सभी को थीटा में,
रिकमेंडेड है कि थीटा में, क्योंकि अभी नहीं करोगे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर, इसीलिए बेहतर है थीटा में ही कन्वर्ट करें। चलिए तो ये 4 क्वेश्चन करिए, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं चारों क्या है। एक रॉड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल, लीनियर मास डेंसिटी, तो लैम्डा एक्स लैम्डा नॉट कांस्टेंट है अंडर रूट एक्स बाय एल, अलग अलग एक्स पे अलग अलग है और एक्स मैंने डिफाइन कर दिया है। टोटल मास निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ग्रेविटी नीचे है यूनिफॉर्म। सेकंड क्वेश्चन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम वगैरह यूज करके निकाल सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन की मदद से इसका आंसर निकालना है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन में ये आधा पैराबोला है, सिर्फ ऊपर हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से a तक, 0 से, अब मैं 1 कर देता हूं क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो 0 से 1 पे मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, लैम्डा मतलब कांस्टेंट है। तो अब आपको बताना है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 4 में ये रॉड इनफाइनाइट है, लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है, जो P से इसने एंगल बनाया वो, और वो थीटा अलग अलग जगह अलग अलग है, मतलब लैम्डा वेरिएबल है। अब आपको निकालना है इस रॉड की वजह से यहां पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ट्राई करिए, कम से कम 20 मिनट लगेंगे करने में, और जब हो जाए तो वापस आइएगा। चलो पहला क्वेश्चन, तो चूंकि x के साथ लैम्डा बदल रहा है इसीलिए हमें इसको x में ही तोड़ना पड़ेगा। ये हमने तोड़ दिया, ये लेंथ ले ली dx, ये हमने dx पार्ट तोड़ा। तो इस छोटे से पॉइंट मास का इसका dm, ये dm क्या होता है, लैम्डा dl, और इसकी लेंथ dl ही dx है, और लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट x बाय एल है इंटू dx। तो dm तो सीधा हमारा इंटीग्रेशन से आ गया, लैम्डा नॉट रूट एल कॉमन ले लूं, रूट एक्स dx लिमिट 0 से l, रूट एक्स का 2/3, x पे 3/2, तो ये बना 2/3 लैम्डा नॉट l। ये हमारा मास आ गया। मास मिल चुका है, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, लेकिन अलग अलग की हाइट अलग अलग है, और हम मिड पॉइंट पे नहीं ले सकते क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, तो आपको ये सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ये खुद इंटीग्रेशन से निकलेगा dmgh। अब dm मास की हाइट क्या है, तो पहले dm मास कितना था, ये है, छाप देता हूं, लैम्डा नॉट अंडर रूट एक्स बाय एल dx, dm g, और हाइट कुछ और नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट ही हाइट है, ये x बना, लैम्डा नॉट रूट एल जी, मोमाया बाहर निकाल ली हमने, x रूट एक्स dx लिमिट 0 से l, x पे 3/2 का, x पे 5/2 बाय 5/2 2/5, तो 2/5 लैम्डा नॉट जी एल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी निकल आई। अब हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, लेकिन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm यही आता, फॉर्मूले में छापने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म हो तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज होती है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं mg y सेंटर ऑफ मास या h सेंटर ऑफ मास यूज कर सकता हूं, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आती। वो तो अलग बात है, h सेंटर ऑफ मास हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता है m की वैल्यू कितनी है, यही तो है, m है 2/3 लैम्डा नॉट l, g तो g ही है, हाइट सेंटर ऑफ मास निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं 2/5 लैम्डा नॉट जी एल स्क्वायर, 2 से 2 कटा, h सेंटर ऑफ मास 3l/5, मिड पॉइंट से ऊपर आएगा, ये तो हमें पता था। क्यों? चार्ज डेंसिटी नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है, तो ऊपर रॉड ज्यादा भारी है, तो मिड पॉइंट से ऊपर आएगा, लेकिन कितना वो तो इंटीग्रेशन करके ही पता चला। ठीक, ये पहला पार्ट था। क्वेश्चन 2 था हमारा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था हमें इसके अबाउट।
अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको मास में तोड़ना पड़ेगा। तो वैसे रिकमेंडेड मेरा जो मैं कहता हूं कि सर्कुलर रिंग को हमेशा थीटा और डी थीटा में तोड़िए। तो ये थीटा पे हमने डी थीटा माना, ये हमारी रिंग हो गई, ये छोटा सा पार्ट, और ये लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, यही हमारा लेंथ डीएल है। तो ये पॉइंट मास हो गया। इस पॉइंट मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस, ये आर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका डीएम आर स्क्वायर। अब डीएम की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डीएल, और डीएल क्या है, सीधे आर डी थीटा, और स्मॉल आर कितना है यहां पे, स्मॉल आर एक्सिस से इसका डिस्टेंस, तो ये लेंथ आर है, ये आर कॉस थीटा है। सोचो, आर प्लस आर कॉस थीटा। तो यहां से डीएम की वैल्यू लिख लें लैम्डा आर डी थीटा, आर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, तो लैम्डा इंटू आर क्यूब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, लिमिट थीटा की वैल्यू 0 से चालू हुई और पाई पे खत्म हुई। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इसको खोल देते हैं, लैम्डा आर क्यूब 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई, लैम्डा आर क्यूब 1 का इंटीग्रेशन हो गया पाई, कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया पाई बाय 2, 2 कॉस थीटा का हो गया 0, तो ये बना 3 पाई लैम्डा आर क्यूब बाय 2। जरा देखते हैं ये बनता कि नहीं। तो ये हम जानते हैं इसके अबाउट 1/2 एम आर स्क्वायर होता है, तो इसके अबाउट 3/2 एम आर स्क्वायर होगा, और 3/2 एम आर स्क्वायर, और एम की वैल्यू लैम्डा इंटू पाई आर इंटू आर स्क्वायर। मास कितना है इसका, लैम्डा इंटू लेंथ, आ गया वही आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, ये ऐसा कुछ थर्ड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें y इज इक्वल टू √4x ये कर्व था, और इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना था। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही y सेंटर ऑफ मास है। मतलब हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो, तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते, तो ये मैंने लिया y, ये x पे छोटा सा हिस्सा माना dx, ये मेरा dm है, तो यहां y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही y सेंटर ऑफ मास है। अब dm की वैल्यू कितनी है, यहां अच्छे से ध्यान दीजिएगा, dm की वैल्यू है लैम्डा dl, लैम्डा dx नहीं है, लैम्डा dl, और dl कितना है, अभी हमने बात की थी dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का अंडर रूट, तो लैम्डा इंटू 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू dx, और इस समय dy बाय dx कितना है, dy बाय dx इज इक्वल टू 2√x लिखा है, तो 2 बाय 2√x 1 बाय √x, तो ये लैम्डा टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय x dx, ये हमारा dm है। ठीक, और y की वैल्यू कितनी है इस समय, y तो कुछ और नहीं, यही √4x है, 2√x ये y है, बस वैल्यू छापनी है, 2√x dm लैम्डा 1 प्लस 1 बाय x dx इंटीग्रेशन लैम्डा 1 प्लस 1 बाय x dx इंटीग्रेशन, लैम्डा से लैम्डा काट दिया, ये मत काट देना √1 प्लस x, कांस्टेंट चीजें ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये अंडर रूट, ये जो टर्म है वो इंटीग्रेशन के अंदर है, ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म कट जाएगा। तो यहां 2 कॉमन आया, √x से √x कट गया, 1 प्लस x का इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में,
डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय एक्स dx। तो ये दो इंटीग्रेशन जो कि हमें अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे, कर लेते हैं। तो पहला आया अंडर रूट 1 प्लस एक्स dx, और अच्छी बात है 0 से 1 था। 0 से 1 प्लस रूट एक्स, इसको टी लिया तो 2/3, 1 प्लस एक्स पे 3/2, 0 से 1 2/3, 2 रूट 2 माइनस 1, 1 रखने पे 2 रूट 2, 0 रखने पे 1। अब हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस एक्स बाय एक्स अंडर रूट dx 0 से 1। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा रूट एक्स को। रूट एक्स को टी रखा तो x की वैल्यू टी स्क्वायर, dx की वैल्यू 2t dt। अच्छी बात है, लिमिट तो 0 से 1 ही रहेगी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स हमारा t था, dx हमारा 2t dt है, तो इंटू 2 dt। एक रूट एक्स का t कट गए 2 dt, और ये सॉल्व किया तो ट्वाइस ऑफ 1/2 t, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। ये लिमिट कहां है? 0 से 1 के बीच में। 2 से दोनों 2 कट गए, 1 रखने पे ये रूट 2 बना, 1 रखने पे ये लॉग, और 0 रखने पे ये 1 बना, और ये बना लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2 अपॉन लॉग, वो 1 कट जाएगा। ये इसका आंसर है। तो ये हत्यारा सा आंसर आ गया। तो y सेंटर ऑफ मास आ गया ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर का आंसर 2/3, 2 रूट 2 माइनस 1। x कोऑर्डिनेट आ गया रूट 2 माइनस 1 प्लस लॉग 1 प्लस रूट 2। ये हमारा y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का है। हाँ, तो हमने बात की कि 1D में किस तरह के एलिमेंट थे। तो 1D में लगभग 2 केस हमें प्रॉपर तरीके से समझने हैं, एक स्ट्रेट वायर वाला, एक सर्कुलर वायर। इसके अलावा भी कोई और हो सकता है, तो जैसे इस तरह का वायर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन दिया होगा, ये लेंथ हमारी dl है, इसमें ये लेंथ हमारी dl है, ये थीटा एक्चुअली d थीटा, तो dl r d थीटा, और इसमें ये वाली लेंथ हमारी dl है। तो अब हम इनके कैलकुलेशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहां जरूरत पड़ेगी 1D एलिमेंट्स की। तो पहला आया पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। दरअसल कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, 3 जगह जरूरत पड़ेगी। तो पहला देख रहे हैं हम कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। तो ये तो बहुत ही आसान है कि अगर चार्ज वेरिएबल है तो dq का इंटीग्रेशन, और dq क्या है? लैम्डा dl। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखिए, अगर लैम्डा कांस्टेंट दिया होता, जैसे ऐसा होता, ये इतनी लेंथ है और सेमी क्वार्टर सर्कल है और इसका लैम्डा दिया होता, तो चार्ज q की वैल्यू लैम्डा dl, अगर लैम्डा बाहर निकाल पाओ तो बिल्कुल आसान है। लैम्डा इंटू ये लेंथ कितनी है? पाई r बाय 2। ठीक है, तो अगर लैम्डा कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, सीधे लेंथ का मल्टीप्लाई करना है। लेकिन लैम्डा वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा है। अब वो लैम्डा का वेरिएशन कैसे भी दिया हो सकता है। तो एग्जाम्पल जैसे पहला ये है, इसका लैम्डा x के साथ वेरी कर रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट e टू दी पावर x बाय n। फाइंड चार्ज। और दूसरा एवरेज चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का एवरेज। तो इसका लैम्डा x के साथ बदल रहा है, तो x का छोटा सा एलिमेंट dx ले लूं, तो इसका चार्ज तो मैं dq लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स dx, और लैम्डा कितना है? लैम्डा नॉट e टू दी पावर x बाय l dx। इंटीग्रेशन आएगा 0 से l, तो ये लैम्डा नॉट e टू दी पावर x बाय l इंटू 1 बाय l, लिमिट 0 से l, लैम्डा नॉट l e माइनस 1।
ये टोटल चार्ज आ गया। अब पूछा है एवरेज चार्ज डेंसिटी, तो एवरेज चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल चार्ज कितना है, लैम्डा नॉट एल ई माइनस वन, टोटल लेंथ कितनी है एल, तो एवरेज चार्ज डेंसिटी ये आ गई। एवरेज चार्ज डेंसिटी की मीनिंग क्या है कि अगर मैं इस पूरे में लेंथ एल में लैम्डा की वैल्यू ये ले लूं कांस्टेंट, तो भी चार्ज वही आएगा जो पहले आ रहा था, और सही बात है, मल्टीप्लाई करो वही आएगा। तो ये एवरेज चार्ज डेंसिटी का मीनिंग है। एक्चुअली कभी भी एवरेज का मीनिंग यही है कि एवरेज निकालना है, मतलब अगर पूरे में वो कांस्टेंट होता तो आंसर क्या आता और एक्चुअल आंसर क्या आया है उसको कंपेयर कर दो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो बस आपको ये डीएल एलिमेंट लेना है। तो क्वेश्चन करिए, फाइंड चार्ज इन फॉलोइंग। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में लिखा है क्या निकालना है। पहले में एक रॉड है इनफाइनाइट साइज की, इनफाइनाइट लेंथ की, एक्स पे चार्ज डेंसिटी दे रखी है, फाइंड क्यू। सेकंड में हाफ रिंग है, लैम्डा दे रखा है, थीटा का फंक्शन है, फाइंड क्यू एंड लैम्डा एवरेज। थर्ड में कंप्लीट एक रिंग है जो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है और एक्स कोऑर्डिनेट के साथ चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, फाइंड टोटल चार्ज। ठीक है, तो एक पॉज लीजिए 10 मिनट का और 10 मिनट में ट्राई करिए, फिर क्वेश्चन में वापस वीडियो पे रिज्यूम करिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बिल्कुल आसान सा था, ये एलिमेंट है लेंथ डीएल का, तो डीक्यू की वैल्यू लैम्डा डीएल है, और अच्छी बात है डीएल ही डीएक्स है, तो डीएल ही डीएक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, ए स्क्वायर बाहर निकालो, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लैम्डा नॉट भी बाहर निकाल लो, लैम्डा नॉट तो 1 dx 0 से इंफिनिटी, और ये कुछ और नहीं 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए लिखा है। तो ए स्क्वायर लैम्डा नॉट ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए, लिमिट 0 से इंफिनिटी, 0 पे 0, इंफिनिटी पे पाई बाय 2। अलग से छाप देता हूं, चलो 0 इंफिनिटी लैम्डा नॉट ए पाई बाय 2 माइनस 0 लैम्डा नॉट ए पाई बाय 2। ये टोटल चार्ज आ गया पहले केस में। चलो सेकंड क्वेश्चन में थीटा के साथ चार्ज डिपेंड कर रहा है, और एक बात बहुत जरूरी है कि यहां थोड़ा ये फील करें, लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा है। अगर लैम्डा नॉट साइन थीटा होता, साइन थीटा, तो मैं इसमें क्या कह रहा हूं कि कॉस थीटा लेता हूं, चलो ज्यादा आसान होगा, लैम्डा नॉट कॉस थीटा होता, तो थीटा यहां से है, यहां से 90 डिग्री तक कॉस थीटा कम होगा, फिर उसके बाद ये नेगेटिव होगा। अगर ये लैम्डा नॉट कॉस थीटा होता तो 0 से 90 पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं, टोटल चार्ज 0 हो जाता। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन से भी 0 आएगा, लेकिन फिलहाल ये साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा इधर भी पॉजिटिव है उधर भी पॉजिटिव है, मतलब चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरह की है। ये फील आया, थीटा यहां 90 है तो यहां चार्ज ज्यादा है, 0 पे चार्ज काफी कम है, तो चार्ज बढ़ा फिर घटा, हमेशा पॉजिटिव। अब मुझे इसमें लेंथ डीएल चाहिए, तो यही तो लेंथ डीएल है और यही आर डी थीटा है, तो ये हमारा डी थीटा, तो इसका चार्ज डी क्यू लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा डीएल मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा, आर डी थीटा लिमिट 0 से पाई, लैम्डा नॉट आर साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 0 से पाई लैम्डा नॉट आर थीटा बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा बाय 4, 0 से पाई,
ये पाई पे भी 0, 0 पे भी 0, ये 0 पे 0, सिर्फ पाई पे आंसर आया। तो लैम्डा नॉट आर पाई बाय 2, ये टोटल चार्ज है। लेकिन हमें लैम्डा एवरेज चाहिए, और लैम्डा एवरेज आएगा चार्ज क्यू बाय लेंथ। चार्ज क्यू कितना है? लैम्डा नॉट आर पाई बाय 2। लेंथ कितनी है? पाई आर, ये लेंथ पाई आर, डिवाइड किया, एवरेज लैम्डा आया लैम्डा नॉट बाय 2। ठीक। और ऐसा कुछ नहीं है कि एवरेज मतलब मिड पॉइंट आएगा कि यहां 0 है, यहां लैम्डा है, तो अपॉन 2 आ गया। सॉल्व करने पे आया है ऐसा। थर्ड क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट मॉड एक्स बाय आर। फिर देखिए, अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स बाय आर लिख दी होती, तो देखिए यहां एक्स पॉजिटिव है, तो यहां जितना पॉजिटिव है यहां है उतना ही नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज एक्स सबसे ज्यादा, वहां चार्ज ज्यादा, फिर और नेगेटिव कुछ इस तरह। अगर ऐसा होता तो 0 पे चार्ज 0 है, आगे गए पॉजिटिव बढ़ता गया, यहां मैक्सिमम, पीछे गए मिनिमम, यहां नेगेटिव। तो ऐसा होता तो बिना इंटीग्रेशन किए चार्ज 0 हो जाता। लेकिन फिलहाल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो यहां प्लस ज्यादा ज्यादा, कम कम कम, और इस तरफ भी सिमेट्रिक है। और एक बात समझ में आ रही है कि ये अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो जो राइट साइड का चार्ज है, जो लेफ्ट साइड का चार्ज है, आपस में बराबर है, सीधे हमें डबल कर देना है, सिमेट्री है। चलो, तो अब हमें क्या करना है? लोकेट करना है एलिमेंट को। एलिमेंट को लोकेट किया तो थीटा से ये डी थीटा का लोकेशन लिया। ऑब्वियसली ये एक्स भी हम साथ में ले रहे हैं, ये लेंथ dx है। अब इसका लेंथ dl, ये तो आर डी थीटा ही होगा। तो अब इसका जब हम चार्ज लिखते dq, तो ये लैम्डा dl आता, लेकिन लैम्डा की वैल्यू x के टर्म में, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? फिलहाल x लिख दे रहा हूं, लैम्डा नॉट x बाय आर इंटू dl आर डी थीटा। लेकिन जरा यहां देखिए कि मॉड x और x की वैल्यू r cos थीटा लिख दूं तो हर चीज थीटा के टर्म में आ गई। मॉड लगा है, इससे ये काटा, लैम्डा नॉट आर मॉड cos थीटा डी थीटा। लिमिट, और थीटा की लिमिट कहां है? 0 से चालू हुई, 0 से पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 0 से 2 पाई। और मॉड cos थीटा का ग्राफ ऐसा है, सॉरी ऐसा है, मॉड cos थीटा का ग्राफ ऐसा होगा, और इसके हिसाब से जो एरिया इसका आएगा वही इसका, वही इसका, वही इसका। तो 0 से 4 गुना ऑफ 0 से पाई बाय 2 लिख सकता हूं, वही जो cos थीटा का इंटीग्रेशन आता। या लॉजिकली जो चार्ज इसका है वही चार्ज इसका है, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 से, वही इनका है तो 4 गुना करना है। तो 4 लैम्डा नॉट आर cos थीटा का इंटीग्रेशन 1। और लैम्डा एवरेज पूछा है, तो लैम्डा एवरेज यहां लिख देता हूं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल चार्ज 4 लैम्डा नॉट आर, लेंथ 2 पाई आर, और ये आया 2 लैम्डा नॉट बाय पाई। ये इसका एवरेज चार्ज है।